जैसा हम अपने बच्चों को दिखाएंगे वो ऐसा ही देखेंगे, यानी कि जैसा हम उन्हें सिखाएंगे वो ऐसा ही सीखेंगे। जैसे हमारे घर का माहौल होता है, हमारे बच्चे जो होते हैं उसी माहौल में पलते हैं, बड़े होते हैं। यानी कि वे घर का माहौल देखते हैं और देखने के साथ साथ वे सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है घर के माहौल का। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक परिवार में 4 बच्चे रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, और उनके साथ साथ बच्चे जो होते हैं घर का माहौल देखते हैं। जब अपने घर का माहौल देखते हैं तो घर का माहौल जो होता है अच्छा नहीं होता है। माँ जो होती है वो भी सही रास्ते पर नहीं चलती है, तो बेटियाँ जो होती हैं माँ के ही रास्ते पर चलती है। यानी कि जैसे जैसे माँ कदम रखती है ऐसे ही बेटियाँ भी कदम रखती चली जाती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसका अंजाम इतना बुरा भी हो सकता है। आखिरकार क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ, और मेरठ ज़िले का एक थाना लगता है जाने खुद थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कुकड़ी गांव। दरअसल मैं बात कर रही हूँ इसी गांव की। यहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष होता है। सुभाष जो होता है अपनी पत्नी कविता और अपने 4 बच्चों के साथ रहता है। सुभाष की जो बड़ी बेटी होती है वो एक लड़के से बहुत प्यार करती है और उस लड़के से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन लड़का जो होता है वो कहता है कि तुम्हारे पिता कभी हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। लेकिन सुभाष की बड़ी बेटी जो होती है वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो तुमसे ही करूँगी। मैं आज एक बार अपने घर में बात करके देखती हूँ, अगर मेरे घर वाले मान जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो हम अपने हिसाब से करेंगे। तभी सुभाष की बड़ी बेटी जो होती है एक दिन अपने पिता के पास आती है और आने के बाद अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो पिता जो होते हैं इस शादी के सब खिलाफ हो जाते हैं और कह देते हैं कि बेटी नहीं, मैं तुम्हारी शादी उससे अच्छे लड़के से करवाऊँगा, लेकिन मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। जब पिता की ये बात सुनती है बड़ी बेटी तो वो अपने पिता के खिलाफ चली जाती है और अपने पिता से कहती है कि मैं शादी करूँगी तो अपने प्रेमी से करूँगी और मैं उसके ही साथ रहूँगी, और चाहे मुझे आपका साथ छोड़ना पड़े, चाहे मुझे आपकी दहलीज पार करनी पड़े। यानी कि अपने पिता से जब ये सारी बातें कह रही थी तभी पिता जो होते हैं अपनी बड़ी बेटी से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम हमारे घर से जा ही रही हो तो हमारे लिए आज से तुम मर गई हो, और आज से और हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और तुम इस घर में कभी नहीं आओगी, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ जब तक तो तुम यहाँ पर पैर नहीं रखोगी, और मेरे मरने के बाद भी मेरे कफन को तुम छूओगी नहीं और उसे देखोगी नहीं। यानी कि पिता जो होते हैं सुभाष ये सारी बातें अपनी बेटी से कहते हैं और बड़े ही सख्त हो जाते हैं। बेटी जो होती है अपने पिता के खिलाफ जाकर शादी कर लेती है अपने प्रेमी से। पिता जो होते हैं वे सोच लेते हैं कि मेरे 3 ही बच्चे हैं और मैं 3 ही बच्चों के साथ खुश रहूँगा। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता रहता है, वे अपनी बेटी को भूल जाते हैं। इधर जो अब घर में सदस्य बसते हैं तो इसकी पत्नी और उसका एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, सॉरी 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। बेटी का नाम जो होता है सोनम होता है, उसके छोटे भाई का नाम जो होता है आयुष होता है, और सबसे छोटे भाई का नाम जो होता है वंश होता है। वंश जो होता है वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, यानी कि 10वीं क्लास में था। इधर सोनम जो होती है वो बीए की पढ़ाई कर रही थी। इधर पिता जो होते हैं अपने 3 बच्चों को अच्छा भविष्य बनाने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए हर दिन उन्हें कहा करते थे कि तुम ऐसा गलत काम कभी मत करना जैसा तुम्हारी बहन ने किया है। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता रहता है। अब समय दिन आता है 30 जून सन 2025। 30 जून सन 2025 को सुभाष जो होते हैं खेतों पर गए हुए थे। जब खेतों पर गए हुए थे तभी ना जाने क्यों खेतों से वापस नहीं आते हैं। जब खेतों से वापस नहीं आते हैं तो इधर भाई जो होते हैं, माँ जो होती है उसकी सोनम की, वो परेशान हो जाती है। जब परेशान हो जाती है तो सोचने लगती है कि पिताजी खेतों से क्यों नहीं आए। तभी एक व्यक्ति जो होता है वो उस वहाँ से गुजर रहा होता है उसके खेतों की ओर से। जब खेतों की ओर से गुजर रहा होता है तो देखता है कि इसका जो पिता होता है सोनम का, सुभाष, वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है, यानी कि उसके गोली लगी हुई होती है। वो व्यक्ति जो होता है तुरंत आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, इधर उसके घर वालों को इन्फॉर्म करता है सुभाष के घर वाले जो होते हैं, यानी कि उसकी पत्नी और उसके बेटे और बेटी को ये बात पता चलती है तो रोते बिलखते हुए वे अपने पापा के पास आते हैं, और आने के बाद कहते हैं कि पिताजी तुम्हें क्या हुआ। इधर पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जब जैसे ही देखते हैं, क्योंकि अभी तक सुभाष जो होता है वो करा रहा होता है, यानी कि उसे तड़प रहा होता है, भी जिंदा होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उनसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुभाष की रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी तो इसलिए वो कुछ बता नहीं पा रहा था। जब कुछ बता नहीं पा रहा है तभी पुलिस वाले जो होते हैं उससे बार बार
कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुभाष जो होता है वो कुछ नहीं कहता है और एक दिन बाद वो अपना दम तोड़ देता है। जब दम तोड़ देता है तो पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि आखिरकार सुभाष के साथ ये सब कुछ किसने किया, क्योंकि खेतों में ना ही तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं और ना ही ऑन द स्पॉट शायद वहाँ पर कोई था, क्योंकि पुलिस वाले जो होते हैं पहले तो बेटी और उसकी जो पत्नी होती है उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारा किसी को ज़मीनी विवाद लेकर झगड़ा है, या फिर क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा। तो बेटी और माँ जो होती है वे सिर्फ रो रही थी, बिलख रही थी। अगर कोई बात आने की हालत में था तो सबसे छोटा बेटा जो होता है, जिसका नाम वंश होता है, वही था। वो कहता है कि नहीं साहब, मेरे पिताजी का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। मेरे पिताजी बहुत सरल स्वभाव के इंसान थे और वे किसी के साथ ना ही तो गलत करना चाहते थे और ना ही गलत होने दे सकते थे। जब ये सारी बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं अब सोचने लगते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे गांव में पूछताछ करने लगते हैं। जैसे गांव में पूछताछ करने लगते हैं, गांव वाले लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि सुभाष का जिस दिन मर्डर हुआ, यानी कि सुभाष को जिस दिन गोली लगी, क्या तुम वहाँ पर थे या फिर नहीं थे? उनके घर का माहौल कैसा है, उनके घर में लोग कैसे हैं, किसने ये सब कुछ किया होगा। यानी कि आस पड़ोस के लोगों से जब ये जानकारी जुटाई जा रही थी तभी कुछ व्यक्ति जो होते हैं वे कहते हैं कि साहब नहीं, सुभाष की जो बड़ी बेटी होती है वो तो घर से चली गई थी, यानी कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। और सुभाष जो होता है उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। वो पहले अपनी बेटी से कह देता है कि अगर तुम्हें मेरी मर्ज़ी से शादी करनी है तो मैं बड़ी धूमधाम से करूँगा, अगर तुम कोर्ट मैरिज करोगी, उस लड़के से शादी करोगी, तो तुम हमारे लिए मर जाओगी। इतना तो हम जानते हैं। और तभी गाँव वाले लोग जो होते हैं बताते हैं कि सुभाष की जो पत्नी है कविता, उसके अवैध संबंध चल रहे हैं, ये सुनने में आता है। जैसे पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस को ये देर नहीं लगती है समझने में कि ये सब कुछ उसके ही घर से करवाया गया है। अब पुलिस वाले ऐसे तो उनसे पूछताछ नहीं कर सकते थे, यानी कि हिरासत में नहीं ले सकते थे, क्योंकि वे इतना रो रही थी, तड़प रही थी। ना ही पुलिस वालों के पास कोई सबूत होता है, सिर्फ आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे सारी बातें बताते हैं। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ की जो लोकेशन होती है, यानी कि कॉल डिटेल निकालते हैं। पहले तो माँ बेटी की, सुभाष की, इनकी, यानी कि पूरे परिवार की कॉल डिटेल निकालते हैं। पूरे परिवार की कॉल डिटेल निकालने के बाद कविता के फ़ोन में एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर लगातार जिस पर बात हो रही थी और जिस पर लगातार चैटिंग हो रही थी। तभी जहाँ पर सुभाष का खेत होता है, यानी कि जहाँ पर सुभाष को गोली लगी थी, वहाँ पर कितने नंबर एक्टिव होते हैं, जिस नंबर से वे बात करती थी वे देख रहे थे। तभी उसमें से 2 व्यक्तियों के नंबर निकल कर आते हैं। जब 2 व्यक्तियों के नंबर निकल कर आते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं सबूत जुटाते हैं। सबूत जुटाने के बाद अब ये कविता को उठाते हैं, कविता से पूछताछ करने लगते हैं। अब जैसे कविता को उठाते हैं, कविता से पूछताछ करने लगते हैं, तभी उसकी बेटी जो होती है सोनम, उसको भी उठा कर लेकर आते हैं। इन दोनों को बैठाते हैं। बैठाने के बाद इनसे पूछताछ करने लगते हैं कि हमें ये बताओ कि तुमने अपने पति और तुमने अपने पिता के साथ ऐसा क्यों करवाया, फिर ऐसा क्यों किया। जब ये सारे सवाल उनके सामने किए जा रहे थे तभी दोनों माँ बेटी जो होती हैं पहले तो कहती है कि हमने कुछ नहीं किया है, हमें नहीं पता है। तभी जो उनके सामने 2 व्यक्तियों को रखा जाता है तो दोनों माँ बेटी जो होती हैं अपनी नज़रें झुका लेती हैं, और जब नज़रें झुका लेती हैं तो वाकई में इनकी नज़रें जो होती हैं ऊपर नहीं हो पाती हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम अब सच जानना चाहते हैं और सच के अलावा हम कुछ नहीं जानना चाहते हैं। तब कहीं जाकर ये माँ बेटी जो होती है एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि आखिरकार जिस घर में ऐसे सदस्य होंगे तो उस घर का जो मुखिया होगा उसका क्या हाल होगा। कविता जो होती है वो बताती है कि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी और मेरे 4 बच्चे भी हो गए थे। यानी कि कविता की जो उम्र होती है वो 45 साल होती है, और 45 साल उम्र होने के बाद भी कविता की जो आंखें 4 होती है वो गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम गुलजार होता है। गुलजार का खेत जो होता है वो कविता के खेत के पास ही होता है। यानी कि जब जब ये सुभाष को खाना देने जाया करती थी या फिर खेतों में काम करने के लिए जाया करती थी तो गुलजार जो होता था अपने खेतों में हुआ करता था। वे दोनों जो होते थे एक दूसरे से बात किया करते, एक दूसरे से पूछा करते कि घर में क्या हाल है, क्या हाल नहीं है, यानी कि एक दूसरे में के बारे में जानने की कोशिश करते थे। तभी जब इनकी आंखें 4 हो जाती है, दोनों जो होते हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो कविता जो होती है अपने ही गाँव के रहने वाले गुलजार नाम के एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चलाने लगती है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अपनी उम्र नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हमारा पति है, कुछ नहीं देखते हैं। अगर देखते हैं तो सिर्फ अपना प्यार देखते हैं। इधर कविता जो होती है वो गुलजार से जब जब उसका मन किया करता था वो मिल लिया करती थी। कभी खेतों में मिल लिया करती थी तो कभी बाहर मिल लिया करती थी। और खेतों में मिलने के बाद
वो गुलजार से कहा करती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और एक ऐसी जगह यही है जहाँ पर मैं तुमसे मिल सकती हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध भी बना सकती हूँ। यानी कि समय जो होता है अपनी रफ्तार से गुजर रहा होता है। जब समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा होता है तो उसकी बेटी जो होती है, जिसका नाम सोनम होता है, वो कॉलेज के लिए जाया करती थी। और जब कॉलेज के लिए जाया करती थी तभी कॉलेज के पास में ही एक डेयरी की दुकान होती है। उसमें काम करने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम विपिन होता है। विपिन जो होता है ब्रह्मपुरी का रहने वाला होता है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं जब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो बात का सिलसिला शुरू होता है तो टेलीग्राम से होता है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं टेलीग्राम पर पहले बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो विपिन जो होता है उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, कॉलेज कब कब आती हो, कब कब नहीं आती हो। तो ये सारी बातें होते होते इन दोनों में कब प्यार हो जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता है। ये दोनों जब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो सोनम जो होती है विपिन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। यानी कि मेरी बड़ी बहन ने भी अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो मैं भी तुमसे अपनी मर्ज़ी से शादी करूंगी। इधर विपिन जो होता है वो भी कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करूंगा। यानी कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि शादी तक पहुंच जाते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच पहले ही शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जब संबंध बन जाते हैं तो उस दौरान इनका जो मिलन होता है वो कुछ इस तरह चढ़ता है कि जब जब कॉलेज जाया करती थी सोनम, तब तब वो विपिन से मिल लिया करती थी। टाइम निकाल कर मिलने के बाद ये दोनों जो होते हैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं। समय जो होता है ऐसे गुजरने लगता है। जब समय ऐसे गुजरने लगता है तो एक दिन ये कविता जो होती है गुलजार के साथ खेतों में शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी एक व्यक्ति जो होता है ना आपत्तिजनक में देख लेता है, जो गांव का ही होता है। और जब आपत्तिजनक में देख लेता है तभी वो उसके जो पति होता है यानी कि सुभाष होता है उससे जाकर बताता है कि तुम्हारी पत्नी जो है गुलजार से अवैध संबंध चला रही है। जब ये सारी बात सुभाष को पता चलती है तो सुभाष जो होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो और तुम्हारे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में से तुम्हारी बड़ी बेटी ने तो ऐसा कर ही लिया है और तुम भी ऐसा कर रही हो। शायद मैं नहीं जानता कि जैसा बीज बोओगे ऐसा ही उगेगा। यानी कि जैसे तुमने ऐसा सब कुछ कर रही हो तो तुम्हारी बड़ी बेटी भी शायद तुम्हें ही देख के ये सब कुछ किया होगा। यानी कि वो कविता को धमकाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उसमें पिटाई भी लगाता है। तो कविता जो होती है उसकी एक बात नहीं मानती है और ना ही उसकी बातों को ध्यान देती है। ध्यान ना देने के कारण कविता जो होती है वह ऐसे गुलजार से मिलती है और गुलजार के साथ वो अपना जो प्यार का सिलसिला होता है ऐसे चलाती रहती है। इधर पिता जो होते हैं बहुत परेशान होते हैं। अब पिता को पता चलती है तो अपनी बेटी सोनम की बात पता चलती है कि सोनम जो है एक लड़के से बात करती है जो उसके ही कॉलेज के पास में डेयरी में काम करने वाला लड़का है। अब जब पिता को ये सारी बातें पता चलती है कि उसकी जो पत्नी है वो भी किसी से बात करती है, उसकी बेटी जो है वो भी किसी से बात करती है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के बाद भी कहते हैं कि मैं क्या करूँ, तुम्हारा चाल चलन जो है इतना ख़राब हो चुका है कि मुझे मरने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मेरी इज्जत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मेरे घर गांव में कितनी इज्जत है वो तो पहले ही मेरी बड़ी बेटी ने उजाड़ दी। लेकिन तुम दोनों क्या चाह रही हो कि मेरी जो बची कुछ इज्जत है वो तुम दोनों उजाड़ दो। यानी कि इधर पिता जो होते हैं बेटी का कॉलेज जाना बंद करवा देते हैं, माँ का खेत जाना बंद करवा देते हैं, इन दोनों को घर में कैद कर लेते हैं। इधर जैसे ही बेटी जो होती है उसे सारी बातें पहले पता लग जाती है अपनी माँ के बारे में। यानी कि माँ के बारे में उसे पहले से पता था कि उसके माँ के जो अवैध संबंध है वो गुलजार से चल रहे हैं। बेटी जो होती है अपनी माँ के पास जाती है। माँ के पास जाने के बाद कहती भी है कि मैं विपिन से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तो माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम उसे स्वीकृति दे देती है और कहती है कि तुम अपने प्रेमी से शादी कर सकती हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम जब जब चाहो उससे मिल भी सकती हो। यानी कि दोनों माँ बेटी जो होती है इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पहले से पता होता है। लेकिन जब पिता को पता चलता है तो दोनों माँ बेटी जो होती हैं बहुत परेशान हो जाती है और जब घर में कैद कर ली जाती हैं तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम अब करें तो करें क्या। लेकिन जो इनके बातचीत का सिलसिला होता है वो अब भी बरकरार होता है। जब अब भी बरकरार होता है तभी बेटी जो होती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर वो यानी कि अप्रैल से ही अपने पिता को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर लेती है। इधर माँ जो होती है वो इस चीज़ में शामिल हो जाती है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं अपने प्रेमियों को बताते हैं, प्रेमियों को बताने के बाद प्रेमी जो होते हैं इस चीज़ में शामिल हो जाते हैं और अप्रैल से वे ये सोचने लगते हैं कि हम कैसे मारे कैसे ना मारे। तभी इधर माँ बेटी जो होती हैं वे टीवी सीरियल देखती हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखती कि कैसे मारने के बाद हम बच सकते हैं पुलिस वालों से। लेकिन कहते हैं ना कि हम क्राइम कितनी ही छुपा कर क्यों ना कर ले, लेकिन पुलिस वालों के सामने एक दिन ज़रूर आ जाता है। ऐसे ये इधर विपिन जो होता है उसका प्रेमी गुलजार जो होता है, ये दोनों जो होते हैं
ये अपनी प्रेमिकाओं से कहते हैं कि तुम हमें बताओ कि तुम्हारे पिता कब कब घर नहीं रहते हैं और कब कब कहाँ जाते हैं। यानी कि ये दोनों जो होती हैं अपने प्रेमियों को खबर दे रही थी कि कब कब उसका जो पति है और पिता हैं वे कब बाहर रहते हैं। अब ऐसे समय गुजरने लगता है। जब समय गुजरने लगता है तभी विपिन जो होता है वो सोचने लगता है कि मैं इस चीज़ में किसी और व्यक्ति को भी लाना चाहता हूँ, उस व्यक्ति पर कोई शक भी नहीं करेगा। तभी वो जिसका एक दोस्त होता है जिसका नाम अजगर होता है, अजगर को अपने साथ लेता है। अजगर नाम का जो व्यक्ति होता है ये सब काम करने के लिए तैयार भी हो जाता है। जब सब काम करने के लिए तैयार भी हो जाता है तभी अब इधर माँ बेटी जो होती हैं वे 30 जून सन 2025 को अपने प्रेमियों को फ़ोन करती है और कहती है कि सुभाष जो है वो खेतों पर गया हुआ है, यही सही मौका है और तुम उसका काम तमाम कर दो। तभी विपिन जो होता है और उसका जो अजगर दोस्त होता है और जो गुलजार होता है, यानी कि तीनों जो होते हैं एक बाइक पर बैठते हैं। बाइक पर बैठने के बाद थोड़े से मुँह लपेटते हैं। मुँह लपेटने के बाद अजगर के हाथ में तमंचा दिया जाता है और जब तमंचा दिया जाता है तो अजगर जो होता है वो सुभाष को पीछे से गोली मारता है। पीछे से गोली मारने के बाद ये तीनों जो होते हैं फरार हो जाते हैं। यानी कि ये सोच रहे थे कि ना ही तो हमें किसी ने देखा है और ना ही किसी को हमने देखा है, यानी कि कोई भी वहाँ पर होता नहीं है, सुनसान होता है, कोई भी नहीं होता उस समय खेतों पर। तो इधर ही सोच रहे थे कि अब हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। इधर माँ बेटी जो होती है वे सोचने लगती हैं कि अब हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे और भी एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि पिता जो होते हैं, कविता का पति जो होता है, ही बीच में आ रहा था। यही अगर रास्ते से हट जाता तो इन दोनों को कोई भी रोकने वाला नहीं होता है। ये दोनों जैसा चाहती वैसा ही हो सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जैसा चाहे वैसा कभी नहीं हो सकता है। हमारे मुताबिक कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं और कुछ चीज़ें मर्यादा में रहे तो अच्छी होती है, मर्यादा से अगर बाहर जाती है तो वाकई में वो बहुत बेकार हो जाती है। यहाँ पर इन सबको गिरफ्तार किया जाता है। 5 को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये होती है कि सबसे बड़ी बेटी जो पहले से ही अपने प्रेमी के साथ शादी करके दूर चले जाती है, सेटल हो जाती है। इधर बेटों को कुछ भी पता नहीं होता है। बेटे जो होते हैं अनजान होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी बहनें और उनकी जो माँ है कुछ ऐसा भी करेगी। वे इस चीज़ से अनजान होते हैं। उसका जो सबसे छोटा बेटा होता है वही रिपोर्ट लिखवा कर आता है, वही तहरीर देकर आता है, वही कहता है कि मेरे पिता के साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है आप उसे ढूंढ कर लाइए। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है पहली माँ की। अगर माँ ही सही रास्ते पर चलती तो बेटियाँ शायद सही रास्ते पर खुद पे खुद चली जाती है, लेकिन माँ ही अगर गलत रास्ते पर चलेगी तो बेटियाँ कैसे सही रास्ते पर चल सकती है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।